विथ इंडियन नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग राज्य सरकार और राज्यपाल के बीच संबंधों की विवेचना करेंगे, जो कि इसका कंटेस्ट होगा। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार और गवर्नर को मर्यादा परिपक्व राजकौशल की याद दिलाई। जो ये उपयोगी होगा आपका उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग या यूपीपीएससी की मुख्य परीक्षा की जीएस सेकंड पेपर और यूपीएससी या संघ लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा की जीएस सेकंड पेपर के लिए ये समान रूप से उपयोगी है। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले सबसे पहले राज्यपाल और राज्य मंत्रिपरिषद या राज्य सरकार के संवैधानिक प्रावधान को संक्षेप में देखते हैं। संविधान के छठे भाग के अनुच्छेद यानी संविधान का जो छठवां भाग है उसमें अनुच्छेद 153 से 167 तक राज्य कार्यपालिका के बारे में बताया गया है। और राज्य कार्यपालिका में जो शामिल हैं वह राज्यपाल हैं, मुख्यमंत्री हैं और मंत्रिपरिषद हैं। साथ ही राज्य के महाधिवक्ता या एडवोकेट जनरल शामिल होते हैं। इसके बाद सामान्यतः प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होता है, लेकिन 7वें अमेंडमेंट 1956 की धारा के अनुसार एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी नियुक्त किया जा सकता है। इसे कनाडा द्वारा, जहां राज्यपाल को केंद्र द्वारा नियुक्त किया जाता है, संविधान सभा द्वारा स्वीकृत किया गया। और सामान्यतः गवर्नर का कार्यकाल 5 ईयर्स का होता है और यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। तो ये तो संक्षिप्त जानकारी रही राज्यपाल के बारे में। यानी राज्यपाल संबंधी महत्वपूर्ण अनुच्छेद देखें तो 154 राज्य की कार्यपालिका शक्ति का वर्णन है और 161 राज्यपाल को क्षमादान करने की शक्ति है, 165 राज्य का महाधिवक्ता है और अनुच्छेद 167 राज्यपाल को सूचना देने इत्यादि मुख्यमंत्री का दायित्व है और 213 जो राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद रहे राज्यपाल संबंधित। अब देखते हैं इसमें क्या दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार और गवर्नर को मर्यादा परिपक्व राजकौशल की याद दिलाई। राज्यपाल सफाई मांगे तो सरकार जवाब देने को बाध्य है, पर सत्र नहीं रोक सकते राज्यपाल। इसको देखते हैं इसमें क्या दिया है। पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार और राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित के बीच जारी खिंचातान पर सुप्रीम कोर्ट ने दोनों को संवैधानिक संवाद मर्यादा और परिपक्व राजकौशल की जिम्मेदारी याद दिलाई है। शीर्ष अदालत ने कहा राज्यपाल की ओर से मांगी गई जानकारी मुहैया कराना सरकार की जिम्मेदारी है और राज्यपाल विधानसभा सत्र बुलाने के लिए कैबिनेट की सिफारिश स्वीकार करने के लिए भी कर्तव्यबद्ध है। शीर्ष अदालत राज्यपाल को 3 मार्च को विधानसभा का सत्र बुलाने से मना करने के आरोप वाली पंजाब सरकार की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। सीजेआई जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ की पीठ को राज्यपाल की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि राज्यपाल ने सोमवार को ही 3 मार्च को विधानसभा सत्र बुलाने का आदेश जारी कर दिया। उन्होंने कभी इनकार किया ही नहीं था, बस ये कहा था कि वह कानूनी सलाह ले रहे हैं। ऐसे में पंजाब सरकार की याचिका का कोई आधार ही नहीं रह जाता। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा पंजाब के राज्यपाल के पास कानूनी सलाह लेने का कोई मौका नहीं था, क्योंकि वो मंत्रियों की सलाह मानने और उनकी मदद करने के कर्तव्य से बंधे हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीतिक मतभेद स्वीकार पर संयम जरूरी। पीठ में शामिल जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा ने कहा कि यूँ तो यह अदालत भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को मानती है, लेकिन पदाधिकारियों के बीच संवैधानिक संवाद को मर्यादा और परिपक्व राजकौशल की भावना से संचालित करना जरूरी है। लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था में राजनीतिक मतभेद स्वीकार हैं, पर इसमें संयम के साथ काम करना होगा। अगर इन सिद्धांतों को ध्यान में नहीं रखा गया तो संवैधानिक मूल्यों का प्रभावी कार्यान्वयन खतरे में पड़ जाएगा। राज्यपाल ने सरकार को सुप्रीम कोर्ट आने के लिए मजबूर किया। सिंघवी अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा राज्यपाल ने सरकार को विधानसभा सत्र बुलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट आने को मजबूर किया। उन्हें राज्यपाल संविधान के मुताबिक काम करना चाहिए। अगर राज्यपाल विरोध में आ जाए तो बजट सत्र शुरू नहीं हो सकेगा। राज्यपाल संविधान का अपहरण कर रहे हैं, वह संवैधानिक प्रावधानों की अनदेखी कर रहे हैं। सिंघवी ने पूछा क्या वह बजट सत्र का मतलब समझते हैं, क्या उन्हें ऐसा करना चाहिए। इसके बाद सड़क छाप भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं मुख्यमंत्री मान मेहता। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राज्यपाल को लिखे पत्र में बेहद अपमानजनक शब्दावली का इस्तेमाल किया है। मेहता ने कोर्ट के सामने मान के पत्र का कुछ हिस्सा पढ़कर सुनाया और कहा आप बातचीत का तरीका देखिए, सड़क छाप भाषा का इस्तेमाल किया गया है। सरकार को सलाह, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सरकार को सलाह। पीठ ने पंजाब सरकार की वकील अभिषेक मनु सिंघवी से कहा संविधान के अनुच्छेद 167 के तहत यदि राज्यपाल सरकार से कोई सूचना मांगते हैं तो वह सूचना उपलब्ध कराने के लिए बाध्य सरकार को अपने किसी सचिव को इस काम पर लगाना चाहिए। 167 इसके बारे में डिटेल में देखते हैं। अनुच्छेद 167 मुख्यमंत्री का कर्तव्य है कि वह, इसको 3 टॉपिकों यानी क ख ग में कहा गया है। 167 के 3 भाग हैं। पहले भाग यानी 167 क में या ए में कहा गया है कि राज्य के कार्यों के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रतिस्थापनाओं संबंधी मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चय राज्यपाल को संसूचित करें। और इसका ख यानी 167 जो यहाँ प्रासंगिक है उसमें कहा गया राज्य के कार्यों के प्रशनन संबंधी और विधान विषयक प्रस्थापनाओं संबंधी जो जानकारी राज्यपाल मांगे वह दें। और ग में कहा गया है किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने निश्चय कर लिया है किंतु मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया है, राज्यपाल द्वारा अपेक्षा किए जाने पर मंत्रिपरिषद के समक्ष विचार के लिए रखें। तो यह 3 भागों में बटा हुआ है। इसका 167 यहाँ पर उल्लेखनीय है या प्रासंगिक है। राज्यपाल को भी समझाया। चीफ जस्टिस ने राज्यपाल की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा यदि राज्य मंत्रिमंडल ने कहा है कि बजट सत्र का आयोजन किया जाना है तो सत्र का आयोजन करना ही होगा। राज्यपाल इसके लिए बाध्य हैं और इस बारे में कानूनी सलाह नहीं मांग सकते। इसमें राज्य सरकार संबंधी प्रमुख अनुच्छेद देखें या चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री संबंधी प्रमुख अनुच्छेद देखें तो इसमें 164 जो अनुच्छेद यह कहता है
कि सीएम की नियुक्ति या मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल सीएम की या चीफ मिनिस्टर की सलाह पर ही करेगा। मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करेंगे। मंत्रिपरिषद की सामूहिक जिम्मेदारी राज्य विधानसभा के प्रति होगी। और इसके बाद 167 को हमने देखा है और 163 है, गवर्नर अपने कृतियों का प्रयोग करने पर मंत्रिपरिषद और मुख्यमंत्री की सहायता व सलाह लेगा। इसके मुद्दे देखते हैं। पिछले हफ्ते बड़ी खिंचातान पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित और मुख्यमंत्री भगवंत मान के बीच खिंचातान पिछले हफ्ते बढ़ गई थी। पुरोहित ने संकेत दिया था कि उन्हें विधानसभा का बजट सत्र बुलाने की कोई जल्दी नहीं है। राजभवन से आए एक पत्र मुख्यमंत्री को उनकी अपमानजनक टिप्पणी के बारे में याद दिलाया। 13 फरवरी के इस पत्र में राज्यपाल ने सीएम मान से सिंगापुर के एक सेमिनार के लिए 36 सरकारी स्कूलों के प्रधानाचार्यों के चयन की प्रक्रिया के बारे में जानकारी मांगी थी। पत्र में इसके अलावा अन्य मुद्दे भी उठाए गए थे। मान ने कहा था सिर्फ 3 करोड़ पंजाबियों के प्रति जवाबदेह, और राज्यपाल का दावा सीएम ने पत्रों का जवाब देना कभी जरूरी नहीं समझा। अगली महत्वपूर्ण खबर है चंद्रयान 3 क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण। इसमें दिया है इसरो की तमिलनाडु स्थित केंद्र में परखी गई क्षमता। बंगलुरु चंद्रमा की ओर एक और कदम आगे बढ़ाते हुए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने मंगलवार को बताया कि उसने CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का सफल फ्लाइट एक्सेप्टेंस हार्ट टेस्ट किया है। यह इंजन भारत के महत्वाकांक्षी चंद्रयान 3 मिशन के रॉकेट की क्रायोजेनिक अपर स्टेज में उपयोग होगा। हार्ट टेस्ट में इंजन के संचालन से जुड़े सभी मानकों का 100% परीक्षण होता है ताकि इसकी वास्तविक क्षमता माप सके। वहीं फ्लाइट एक्सेप्टेंस में परखा जाता है कि क्या उड़ान में इस्तेमाल हो रही सामग्री, उत्पादन प्रक्रिया, निर्माण का तरीका जरूरत के अनुसार है और क्या समस्त हार्डवेयर उड़ान के काबिल हैं। इसरो के अनुसार यह परीक्षण 25 सेकंड का था। इसे तमिलनाडु के महेंद्रगिरी स्थित इसरो के प्रोपल्सन कम्प्लेक्स में बने हाई एल्टीट्यूड केंद्र से अंजाम दिया गया और बताया प्रोपल्सन से जुड़े सभी मानक संतोषजनक मिले। अब इस क्रायोजेनिक इंजन को प्रोपेलेंट टैंक, रॉकेट के विभिन्न चरणों के ढांचे और संबंधित चीज़ों से जोड़ा जाएगा। इसी पूरी तरह जोड़ी जा चुकी उड़ान क्रायोजेनिक स्टेज तैयार होगी। इसी साल UR राव उपग्रह केंद्र में चंद्रयान 3 के लैंडर का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैपेबिलिटी का भी सफल परीक्षण हुआ था। चंद्रयान 3 मिशन चंद्रयान 2 के बाद आ रहा है, जिसमें चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित उतरना लक्ष्य है। पिछले मिशन में यह लक्ष्य हासिल नहीं हुआ था। चंद्रयान 3 में 3 मॉड्यूल, प्रोपल्सन, लैंडर और रोवर शामिल हैं। यह जटिल मिशन है, इसलिए तीनों के बीच रेडियो संपर्क बना रहेगा। EMC परीक्षण में भी इससे जुड़े मानक परखे गए। योजना है कि मिशन इस साल जून में रॉकेट LVM-3 से भेजा जाए। LVM-3 में 4 टन तक के उपग्रह व उपकरण जियो सिंक्रोनाइज ट्रांसफर ऑर्बिट GTO तक ले जाने की क्षमता है। GTO यानी समुद्र सतह से 35,786 किलोमीटर की ऊंचाई। मिशन आंध्र प्रदेश स्थित श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित होगा। प्रोपल्सन मॉड्यूल चंद्रमा की कक्षा से 100 किलोमीटर तक लैंडर और रोवर को साथ ले जाएगा। अगली महत्वपूर्ण खबर है G20 यूक्रेन पर तनातनी के बीच विदेश मंत्रियों की बैठक आज से। खाद्य ऊर्जा सुरक्षा, नए और उभरते खतरे पर होगी चर्चा। यूक्रेन युद्ध पर रूस और पश्चिमी देशों में तनातनी के बीच G20 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बुधवार यानी 1 मार्च 2023 और बृहस्पतिवार को होगी। बैठक के दौरान अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकेन, रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव, चीन के विदेश मंत्री किन गांग, फ्रांस के विदेश मंत्री कैथरीन कोलोना, जर्मनी के विदेश मंत्री अन्नालेना बेयरवाक और ब्रिटेन के विदेश मंत्री जेम्स क्लीवेरली सहित कई यूरोपीय देशों के विदेश मंत्री 1 साल से जारी यूक्रेन युद्ध के बाद गहन चर्चा करेंगे। 1 मार्च को हालांकि विदेशी मेहमानों के स्वागत का कार्यक्रम रहेगा, इसलिए अहम मसलों पर चर्चा बृहस्पतिवार को राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में होगी। बैठक में वैश्विक खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा, आतंकवाद से मुकाबला, नए और उभरते खतरे, वैश्विक कौशल मैपिंग, मानवीय सहायता और आपदा राहत पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। G20 की मेजबानी कर रहे भारत ने श्रीलंका और बांग्लादेश को मेहमान के तौर पर आमंत्रित किया। इसके अलावा इटली के विदेश मंत्री एंटोनियो तजान, ऑस्ट्रेलिया के पिन्नी वांग, सऊदी अरब के विदेश मंत्री युवराज फैसल बिन फरहान, इंडोनेशिया के रेटनो मरसूदी और अर्जेंटीना के विदेश मंत्री सैंटियागो कैफियरो भी इसमें हिस्सा लेंगे। और इसमें है 2019 के बाद पहली बार चीन के विदेश मंत्री आएंगे भारत दौरे पर। अगली महत्वपूर्ण खबर है 146 साल में सबसे गर्म रही फरवरी, 3-4 माह रहेगी तेज तपिश, मार्च में भी लू चलने की संभावना। मौसम विभाग के पूर्वानुमान, ये होगा असर। इसको डिटेल में देखते हैं। जलवायु परिवर्तन की वजह से इस बार फरवरी में अधिकतम औसत तापमान साल 1877 के बाद सबसे अधिक 29.50 रहा। यह सामान्य से 1.73 डिग्री अधिक है। मौसम विभाग ने जानकारी देते हुए आशंका जताई कि मार्च में तेज गर्मी और लू का दौर शुरू हो सकता है। नागरिकों को अगले 3-4 महीने भीषण गर्मी झेलनी पड़ सकती है। साल 1901 में दर्ज तापमान के आंकड़ों के लिहाज से विभाग ने कहा कि फरवरी का न्यूनतम औसत तापमान भी 0.81 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। यह पिछले 122 वर्षों में 5वां सर्वाधिक है। अगले कुछ महीनों के लिए संभावना जताई गई कि मार्च से मई तक उत्तर पूर्वी और मध्य भारत में अधिकतम तापमान सामान्य से भी अधिक रहेगा। इन हालात की वजह विभाग ने ग्लोबल वार्मिंग को बताया। कहा, हम गर्म होती दुनिया में जी रहे हैं। उल्लेखनीय है कि इससे पहले मार्च 2022 को भी मौसम विभाग ने 122 वर्षों में दर्ज आंकड़ों के लिहाज से सबसे गर्म बताया था। इससे यह असर होगा, यानी ये असर होगा, फसलों पर असर इसका होगा और बिजली खपत पर भी इसका असर होगा। साथ ही सामान्य से अधिक रहेगा तापमान और मार्च में रात का तापमान बढ़ सकता है और बारिश भी
कम होने की संभावना इसकी वजह से बताई जा रही है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान ये बताए जा रहे हैं अधिक गर्मी बढ़ने के कारण। अगली महत्वपूर्ण खबर है, पीएम मोदी ने कहा चिकित्सा शिक्षा सहित कई क्षेत्रों में बदलाव ला रही है 5G और एआई, यानी 5G टेक्नोलॉजी जो है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वह जो चिकित्सा और शिक्षा सहित कई क्षेत्रों में बदलाव ला रही है। बजट के बाद वेबिनार में उन्होंने कहा प्रौद्योगिकी की मदद से 2047 तक भारत बनेगा विकसित राष्ट्र, जनता सरकार को बाधा नहीं मानती, नागरिकों को बना रहे हैं सशक्त। तो इन्होंने वेबिनार में कहा इस चीज़ को। अगली महत्वपूर्ण खबर है, 4.1% तक की वृद्धि दर से हासिल कर लेंगे 7% का लक्ष्य, सीईए। नागेश्वरन बोले चालू वित्त वर्ष में 7% की विकास दर वास्तविकता के करीब। 169.71 लाख करोड़ होगी जीडीपी का आकार 2022-23 में। 2021-22 में 149.3 लाख करोड़ था जीडीपी का आकार। शुद्ध राष्ट्रीय आय में 18% तक की बढ़ोतरी। इसके बाद अल नीनो से जूझने के लिए रहना होगा तैयार, देश की आर्थिक सेहत अच्छी है, विनिर्माण क्षेत्र भी बेहतर कर रहा है, हालांकि देश को अल नीनो और मौसम संबंधी अनिश्चितताओं से जूझने के लिए तैयार रहना होगा। बी अनंत नागेश्वरन, सीईए। तीसरी तिमाही में 40.19 लाख करोड़ की जीडीपी, शुद्ध कर संग्रह 10 माह में 80.9% पहुंचा। इसके बाद बुनियादी उद्योगों का उत्पादन 10 महीने में 7.9% बढ़ा। इसके बाद है एनएसओ के मुताबिक सरकार ने 2021-22 के लिए आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान 8.7% से संशोधित कर 9.1% कर दिया है। आइए इसको डिटेल में देखते हैं। तो इसमें है देश की आर्थिक वृद्धि दर चालू वित्त वर्ष में 7% रह सकती है। आर्थिक वृद्धि दर का यह अनुमान वास्तविकता के करीब है। मुख्य आर्थिक सलाहकार सीईए वी अनंत नागेश्वरन ने मंगलवार को 2022-23 की तीसरी तिमाही की जीडीपी की वृद्धि दर के आंकड़े आने के बाद कहा चालू वित्त वर्ष में 7% की वृद्धि दर हासिल करने के लिए अर्थव्यवस्था को जनवरी मार्च तिमाही में 4 से 4.1% की दर से ही बढ़ने की जरूरत होगी। नागेश्वरन ने कहा चालू वित्त वर्ष के लिए 7% की वृद्धि दर का अनुमान हासिल होने योग्य है। साथ ही इस बात के पर्याप्त संकेत दिख रहे हैं कि विनिर्माण क्षेत्र की सेहत ठीक विभिन्न क्षेत्रों के आंकड़ों से अच्छी वृद्धि देखने को मिल रही है। हाल के महीनों में निर्यात के मोर्चे पर आई गिरावट के बीच मुख्य आर्थिक सलाहकार ने कहा कि चालू वित्त वर्ष में वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात बढ़कर 750 अरब डॉलर पहुंचने का अनुमान है। पिछले वित्त वर्ष में देश से कुल 680 अरब डॉलर वस्तुओं एवं सेवाओं का निर्यात किया गया था। तीसरी तिमाही में 40.19 लाख करोड़ की जीडीपी। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के मुताबिक तीसरी तिमाही में स्थिर मूल्य 2011-12 पर जीडीपी का आकार 40.19 लाख करोड़ रुपए हो सकता है। 2021-22 की समान तिमाही में यह 38.51 लाख करोड़ रहा। मौजूदा मूल्य पर अर्थव्यवस्था का आकार 62.39 लाख करोड़ से बढ़कर 69.38 लाख करोड़ हो सकता है। शुद्ध कर संग्रह 10 माह में 80.9% पहुंचा। आंकड़ों के मुताबिक चालू वित्त वर्ष के पहले 10 महीने यानी अप्रैल से जनवरी तक के बीच शुद्ध कर संग्रह जो है आपका 16,88,710 करोड़ रुपए पहुंच गया। यह 2022-23 के संशोधित बजट अनुमान का 80.9% है। इस दौरान सरकार का कुल खर्च 31.67 लाख करोड़ रुपए या 2022-23 के संशोधित अनुमान का 75.7% रहा। शुद्ध राष्ट्रीय आय में 18% तक की बढ़ोतरी। आंकड़ों के मुताबिक वर्तमान मूल्य पर शुद्ध राष्ट्रीय आय 2021-22 में 203.27 लाख करोड़ रुपए रही थी। 2020-21 में यह 172.23 लाख करोड़ रुपए थी। इस तरह शुद्ध राष्ट्रीय आय 2021-22 में 18% तक बढ़ी है। 2020-21 में इसमें 3% गिरावट आई थी। मौजूदा कीमत पर प्रति व्यक्ति शुद्ध राष्ट्रीय आय 2020-21 में 1,27,065 और 2021-22 में 1,48,524 रुपये रह सकती है। बुनियादी उद्योगों का उत्पादन 10 महीने में 7.9% रहा। 8 प्रमुख बुनियादी उद्योगों जैसे कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट और बिजली के उत्पादन की वृद्धि दर चालू वित्त वर्ष की अप्रैल जनवरी अवधि में 7.9% रही। यह आंकड़ा इसमें पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में 11.6% था। मुख्य क्षेत्र या प्रमुख बुनियादी ढांचा उद्योग की औद्योगिक उत्पादन सूचकांक आईआईपी में 40.27% की हिस्सेदारी है। अगली महत्वपूर्ण खबर है 10 अरब डॉलर से अधिक के मोबाइल फोन का निर्यात करेगा भारत, वैष्णव का कहना है। दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव का यह कहना है 99% मोबाइल फोन बनाने वाले उपकरण अब स्वदेशी। 10 साल पूर्व होता था आयात। 5G सेवाओं का लक्ष्य समय से पहले। इसमें उन्होंने कहा है केंद्रीय मंत्री ने कहा उद्योग ने 31 मार्च की निर्धारित समय सीमा से बहुत पहले 5G सेवाओं को पहले चरण का लक्ष्य हासिल कर लिया। आज 387 जिलों में 5G की सेवा उपलब्ध है। इसके बाद उन्होंने कहा मानसून सत्र में पारित हो सकता है दूरसंचार विधेयक। वैष्णव ने कहा हमारा अगला मुख्य लक्ष्य दूरसंचार विधेयक को मानसून सत्र में पास करना होगा, जिसके जरिए स्पेक्ट्रम लाइसेंस और नियमन से जुड़े सुधार का रास्ता साफ होगा। भारत के दूरसंचार उद्योग को लंदन स्थित टेलीकॉम निकाय जीएसएम एसोसिएशन ने वैश्विक सरकार नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया है। यह इंपॉर्टेंट है। अगली महत्वपूर्ण खबर है म्बाप्पे को पीछे छोड़कर मेसी बने फीफा की सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर। स्पेन की एलेक्सिया पुटेलास चुनी गई श्रेष्ठ महिला खिलाड़ी। इसमें देखते हैं अगले 5वें प्रयास में अर्जेंटीना को विश्व चैंपियन बनाने वाले लियोनल मेसी फ्रांस के काइलिन म्बाप्पे को पछाड़कर फीफा के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर बन गए हैं। उन्होंने यह खिताब 14 वर्षों में 7वीं बार जीता है। स्पेन की एलेक्सिया पुटेलास को श्रेष्ठ महिला फुटबॉलर चुना गया। सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल की रेस में मेसी के साथ म्बाप्पे और फ्रांस के ही करीम बेंजेमा थे। इसका लोनी सर्वश्रेष्ठ कोच और मार्टिनेज बने श्रेष्ठ गोलकीपर। ये भी इंपॉर्टेंट है। अर्जेंटीना के कोच लियोनल स्कालोनी को सर्वश्रेष्ठ कोच चुना गया है।
स्कालोनी के पास बड़े क्लब को कोचिंग देने का अनुभव नहीं था, लेकिन उन्होंने अर्जेंटीना को विश्व चैंपियन बनाया। स्कालोनी ने रियल मैड्रिड के कार्लो एंसेटोली और मैनचेस्टर यूनाइटेड के पेप गुआर्डियोला को पीछे छोड़ा। शूट आउट में अर्जेंटीना को विजेता बनाने वाले गोलकीपर मार्टिनेज सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर चुने गए। अगली महत्वपूर्ण खबर है 2024 महिला टी20 विश्व कप, भारत सहित 8 टीमों ने किया सीधा प्रवेश। भारत सहित 8 टीमों ने अगले साल होने वाले महिला टी20 विश्व कप के लिए सीधा प्रवेश कर लिया। हाल ही में भारतीय टीम ने दक्षिण अफ्रीका में हुई टी20 विश्व कप में सेमीफाइनल तक का सफर तय किया था, जहां टीम को ऑस्ट्रेलिया से हार मिली थी। यह विश्व कप 2024 में सितंबर अक्टूबर में बांग्लादेश में होगा। दक्षिण अफ्रीका में विश्व कप में प्रत्येक ग्रुप में शीर्ष 3 टीमों ने क्वालीफाई किया है, जबकि बांग्लादेश मेजबान के तौर पर क्वालीफाई करने में सफल रहा है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका ग्रुप ए से आगे बढ़े हैं, जबकि इंग्लैंड, भारत और वेस्ट इंडीज को ग्रुप 2 से जगह मिली। इसके अलावा पाकिस्तान ने क्वालीफाई करने वाली 6 टीमों के बाद शीर्ष रैंकिंग की टीम के तौर पर अपनी जगह बनाई। पाकिस्तान आईसीसी महिला टी20 रैंकिंग में 7वें स्थान पर, अन्य 2 टीमों के लिए क्वालीफायर टूर्नामेंट होगा। क्वालीफाई करने वाली टीमें हैं बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, भारत, वेस्ट इंडीज और पाकिस्तान। मध्य प्रदेश और शेष भारत के बीच मैच आज से ईरानी कप जो है मध्य प्रदेश और शेष भारत के बीच मैच आज यानी 1 मार्च 2023 से शुरू होगा। मध्य प्रदेश और शेष भारत के बीच बुधवार से यानी 1 मार्च से ईरानी कप का मुकाबला खेला जाएगा। इसमें मयंक अग्रवाल की सीनियर राष्ट्रीय टीम में वापसी करने पर निगाह रहेगी। शेष भारत के कप्तान मयंक का इस सत्र में प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा और लोकेश राहुल की खराब फॉर्म को देखते हुए उनके पास टीम में वापसी करने का अच्छा मौका है। अगली इंस्पायरेशंस की खबर है या मोटिवेशंस की खबर कर सकते हैं। कभी पढ़ने में असमर्थ जैसन अब कैम्ब्रिज में प्रोफेसर। 3 साल की उम्र में ऑटिस्टिक्स स्पेक्ट्रम बीमारी से पीड़ित रहे जेसन आर्डे ने पेश की मिसाल। बीमारी का नाम जो है वह ऑटिस्टिक बीमारी है। उच्च शिक्षा में जाति अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व में सुधार करना चाहते हैं दिव्यांग जेसन आर्डे। 10 साल पहले देखा था कैम्ब्रिज में काम करने का सपना। अगली महत्वपूर्ण खबर है, फॉलो ऑन के बाद जीतने वाली न्यूजीलैंड तीसरी टीम। 146 साल में ऐसा चौथी बार हुआ है। दूसरे टेस्ट में इंग्लैंड को 1 रन से हराया। तेज गेंदबाज नील वेगनर ने 62 रन देकर 4 विकेट लिए। 22 साल पहले कोलकाता की जीत याद आई, यानी 22 साल पहले जो है कोलकाता में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराया था फॉलो ऑन खेलने के बाद, तो उसकी याद आई। टेस्ट क्रिकेट में सबसे कम रन से जीत यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर विजेता और यह रन है और किस देश के खिलाफ है और कहाँ स्थान है और यह वर्ष है। वेस्ट इंडीज 1 रन से जीता ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एडिलेड में 1993 में। न्यूजीलैंड 1 रन से जीता है, फिर इंग्लैंड 2 रन से जीता, ऑस्ट्रेलिया 3 रन से जीता और इंग्लैंड 3 रन से जीता है। तो ये सबसे कम टेस्ट में जीत का अंतर दिखाया गया है। अगली खबर है, इसको हम देख चुके हैं, फिर भी इसको संक्षेप में देखते हैं। जीडीपी 4.4% तीसरी तिमाही में भी घटी, 11.2% रही थी 2021-22 की समान तिमाही में। एनएसओ के आंकड़े विपरीत वैश्विक हालात और विनिर्माण क्षेत्र के कमजोर प्रदर्शन में आई गिरावट 40.19 लाख करोड़ रुपए की हो गया जीडीपी का आकार अक्टूबर से दिसंबर में, और 0.7% रफ्तार से बढ़ सकती अर्थव्यवस्था, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। इस खबर को हम ऊपर देख चुके हैं। पुनः देखते हैं संक्षेप में। 11.2% रही थी 2021-22 की समान तिमाही। जो आपका जीडीपी है, जीडीपी 4.4% तीसरी तिमाही में भी घटी। इसमें एनएसओ के आंकड़े विपरीत वैश्विक हालात और विनिर्माण क्षेत्र में कमजोर प्रदर्शन में आई गिरावट 40.19 लाख करोड़ रुपए हो गया जीडीपी का आकार अक्टूबर से दिसंबर में, और 7% रफ्तार से बढ़ सकती अर्थव्यवस्था। विपरीत वैश्विक हालात और विनिर्माण क्षेत्र के कमजोर प्रदर्शन से देश की अर्थव्यवस्था की रफ्तार चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही अक्टूबर से दिसंबर में घटकर 4.4% रह सकती है। 2021-22 की समान तिमाही में आर्थिक वृद्धि दर 11.2% और 2022-23 की दूसरी तिमाही में जुलाई से सितंबर में 6.3% रही थी। तीसरी तिमाही में विनिर्माण क्षेत्र में वृद्धि दर 1.1% घट गई। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ की मंगलवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक 2022-23 में विकास दर 7% रह सकती है। राजकोषीय घाटा 67.80, लेखा महानियंत्रक के मुताबिक राजकोषीय घाटा जनवरी अंत तक वित्त वर्ष के लक्ष्य के 67.80 पर पहुंच गया। अगली महत्वपूर्ण खबर है, राष्ट्रीय महिला आयोग को खुशबू सुंदर समेत मिली 3 सदस्य। इसमें दिया अभिनेत्री से भाजपा नेता बनी खुशबू सुंदर व 2 अन्य को राष्ट्रीय महिला आयोग एनसीडब्ल्यू के सदस्य के रूप में नामित किया गया। उनका कार्यकाल पद ग्रहण करने के 3 साल की अवधि या 15 या 65 साल की आयु के लिए होगा। सुंदर ने अपनी नियुक्ति की सूचना सोशल मीडिया के जरिए दी। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने उनके अलावा झारखंड के गोड्डा की ममता कुमारी व मेघालय की पूर्वी खासी हिल्स की डेलिना खोंगडुक को भी एनसीडब्ल्यू का सदस्य नामित किया है। उल्लेखनीय है कि वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष जो हैं रेखा शर्मा हैं, उनका 3 साल के लिए कार्यकाल होगा। इन्होंने शपथ ली 7 अगस्त 2021 को, अर्थात इन्होंने कार्यभार ग्रहण किया 7 अगस्त 2021 से। नेक्स्ट है, वह दिन दूर नहीं जब देशवासी मेड इन इंडिया विमान से घूमेंगे। मोदी का यह कहना है कि वह दिन दूर नहीं है जब देशवासी मेड इन इंडिया विमान से घूमेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह कहना है। प्रधानमंत्री ने कहा, आने वाले वर्षों में विमानन क्षेत्र में होगी हजारों युवाओं की जरूरत। दुनिया में बज रहा है भारत के उड्डयन क्षेत्र का डंका। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।